नमस्कार एवरीवन, मैं ओम प्रकाश आप सभी का ओपी सर स्टडी पॉइंट में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। इससे पहले 12वीं की प्रिपरेशन के लिए हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि आपकी सिलेबस के अंदर जो फ्लेमिंगो बुक है उसके अंदर जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसके अंदर टोटल 6 पॉइंट्स है और उनके कौन कौन राइटर्स है उसके बारे में आपको बताया गया था और आपको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करें और इनको याद करें। जो बच्चे रियल में पढ़ने के प्रति सतर्क है और भविष्य के अंदर वास्तव में कुछ अचीव करना चाहते हैं, 12th क्लास के अंदर जो 12th का एग्ज़ाम 2023 के अंदर होने वाला है उसके अंदर बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो उन्होंने ज़रूर याद किया होगा। परंतु यदि आप इसके प्रति लापरवाही कर रहे हैं तो ये लापरवाही आपके लिए अत्यंत ही महंगी पड़ने वाली है, इस बात को सदैव याद रखिए। जो बच्चे अभी भी जाग गए हैं तो अभी भी उन्हें देर नहीं हुई है, वो भी अपने पढ़ाई में लग जाएं। तो आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पोइट्री सेक्शन जो फ्लेमिंगो बुक के अंदर पोइट्री पहली पोएम है माई मदर एट 66 उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं इसको। माई मदर एट 66 ये आपके पाठ्यक्रम की पहली पोएम है जिसकी लेखिका है कमला दास। हु इज़ द पोइट ऑफ माई मदर एट 66? कमला दास। कौन है? कमला दास। टाइटल पे थोड़ा गौर कर फरमाते हैं, माई मदर एट 66, मेरी माँ जो 66 यानी कि 66 वर्ष की है। ये बात याद रखना कि कई बार ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट वाज द एज ऑफ पोइट्स मदर, पोइट की माँ की उम्र क्या थी? तो 66, ये टाइटल के अंदर ही ये सवाल छिपा हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले हम लेखिका का परिचय प्राप्त करते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, लेखिका है कमला दास। कौन है? कमला दास। 1934 वाज बोर्न इन मालाबार केरला। जो मालाबार केरला के अंदर, केरल राज्य के अंदर मालाबार तट पर इनका जन्म हुआ। शी इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट। उनको जाना जाता है भारत की फोरमोस्ट पोइट के अंदर। फोरमोस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। भारत के जो सर्वश्रेष्ठ कवि और कवित्रियां हैं उनके अंदर इनको गिना जाता है। हर वर्क्स आर नाउन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सोइल। उनके जो वर्क्स है, वर्क्स का मतलब यहाँ पर है रचना। क्या अर्थ है? रचना। यहाँ पर वो नहीं है, वर्क का मतलब कार्य से कोई मतलब नहीं है, वर्क यानी रचनाएं। जो लेखक अपनी रचना को रचता है, अब वो रचना किसी भी रूप में हो सकती है, नॉवेल्स हो सकता है, शॉर्ट स्टोरीज हो सकती है, पोइम्स हो सकती है, सबको वर्क्स बोला जाता है। तो उनकी जो रचना है वो नाउन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वो क्यों जानी जाती है? उनकी ओरिजिनलिटी के लिए, मतलब मौलिकता के लिए। ठीक है ना, मौलिकता के लिए जानी जाती है। वर्सेटिलिटी के लिए जानी जाती है, यानी उनकी प्रतिभा उसके अंदर झलकती है, और वर्सेटिलिटी यानी विविधता उसके अंदर है। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सोइल, और जो मातृभूमि, जो सोइल है यानी कि जो मिट्टी है, उसका जो फ्लेवर है, फ्लेवर यानी स्वाद, इंडिजिनस यानी देशी या स्वदेशी, जो मिट्टी का स्वदेशी स्वाद है वो उनकी कविताओं के अंदर, उनकी रचनाओं के अंदर झलकता है। कहने का मतलब है जो वास्तविकता है वो ये उकेरती है। ठीक है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। कमला दास ने कई नॉवेल्स यानी उपन्यास और शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कथाएं अंग्रेजी के अंदर एंड मलयालम, और मलयालम के अंदर पब्लिश की है, प्रकाशित की है, अंडर द नेम ऑफ माधवीकुट्टी, जिसके अंदर उनका नाम है माधवीकुट्टी। क्या नाम है? माधवीकुट्टी। ये अच्छे से आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये किस अन्य नाम से लिखती है? तो माधवीकुट्टी। माधवीकुट्टी किसका पेन नेम है? तो वो है कमला दास का। इस बात को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज 1992। देखिए, सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर उनकी जो रचनाएं हैं जिसके अंदर शामिल है एक नॉवेल है जिसका नाम है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जो 1977 के अंदर पब्लिश हुआ। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एक लघु कहानियों का संग्रह है जिसका नाम है पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज, और अन्य कहानियाँ 1992 के अंदर आई। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और इसके अलावा इन्होंने 5 किताबें पोइट्री की लिखी। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर,
ये एक सेंसिटिव राइटर है, संवेदनशील राइटर है, हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। ये एक सेंसिटिव राइटर है जो कैप्चर करती है, जैसे कैमरा कैसे फोटो को कैप्चर करता है उस तरह से ये कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। क्या मतलब है? जटिल। सबटलिटी यानी बारीकी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव के जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, उनकी जो जटिल बारीकियां हैं उनको ये कैप्चर करती है, यानी कि इनका चित्रांकन करती है इन लिरिकल इडियम्स। लिरिकल का मतलब है काव्यात्मक। लिरिकल का क्या मतलब है? काव्यात्मक। लिरिकल का मतलब है काव्यात्मक, इडियम का मतलब शैली। काव्यात्मक शैली के अंदर ये मानव के रिश्तों की जो जटिल बारीकियां हैं उनको चित्रांकित करती है। और माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और माई मदर एट 66 इसका एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने जाना कवित्री के बारे में। आगे बढ़ते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं, देखिए ध्यान से। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। देखिए, इस पोइम को पढ़ने से पहले मैं इसका हल्का सा गिस्ट आपको बता देता हूँ ताकि पोइम को समझने में सरलता रहे। सबसे पहले बात करें तो दिस पोइम इज अबाउट रिलेशन ऑफ मदर एंड डॉटर। ये कविता किसके बारे में है? माँ और बेटी के रिलेशन के बारे में है। किसके बारे में? माँ और बेटी के रिलेशन के बारे में। अब होता ये है कि यहाँ पर कवित्री है, वो अपने पेरेंट्स होम जाती है, पैटर्नल हाउस यानी कि अपने पीहर कहें या उनके माता पिता के घर पे जाती है, अपनी माँ से मिलने जाती है। वहाँ से वो माँ से मिलकर अपनी कार में बैठकर कोचिन एयरपोर्ट की तरफ रवाना होती है। वो दिन होता है शुक्रवार की सुबह, फ्राइडे मॉर्निंग का दिन है। वो कोचिन एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है अपनी कार में बैठकर, और उसके साथ में उसकी माँ बैठी हुई है, बगल में बैठी हुई है। अब क्या होता है, लेखिका को इस बात का भय है। अब चूंकि उसकी माँ की उम्र काफ़ी हो चुकी है, 66 ईयर ओल्ड है, वो 66 साल की हो चुकी है, और उनके चेहरे पर बिल्कुल ही झुर्रियाँ पड़ चुकी है। बुढ़ापे के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो सारे नज़र आने लगते हैं। तो लेखिका को ये भय है, डर है कि कहीं वो उसकी माँ को खो न दे, यानी कि उसकी माँ की कहीं मृत्यु न हो जाए। तो उसके मन में ये भय है, नितांत ये भय है। फिर वो चलती चलती इसी भय के मारे आक्रांत है। तभी वो उस भय से बाहर निकलने के लिए वो बाहर की तरफ देखती है, जहाँ पर वो पेड़ हैं, बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने भय से मुक्त होने के लिए प्रकृति का सहारा लेती है, बाहर की तरफ देखती है। और लास्ट में भी वो अंदर से बहुत दुखी है, अपनी माँ को वो खोना नहीं चाहती है। फिर भी वो अंत में यही कहती है, लास्ट में जो वो अपने दुख को प्रकट नहीं होने देती है, अपनी माँ के समक्ष दुख को प्रकट नहीं होने देती है, और उसको अंत में यही कहती है, गुड बाय अम्मा। वो लास्ट में कहती है, हंसते हुए कहती है कि फिर मिलेंगे। ठीक है, वो केवल हंसती रहती है और कहती है फिर मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये पोइम है जो मन की गहराइयों को प्रतिबिंबित करती है, मन के अंदर जो पीड़ा है लेखिका की उसको दिखाती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि लेखिका कहाँ जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है, ये कोचिन एयरपोर्ट की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट की ओर। तो कविता को पढ़ते हैं, देखिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे मॉर्निंग का समय था, यानी शुक्रवार की सुबह थी। लेखिका है वो ड्राइविंग करते हुए जा रही है पेरेंट्स होम से, यानी कि अपने माता पिता के घर से कहाँ जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट की ओर जा रही है। ये बात याद रखनी है। आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने मेरी माँ को मेरे पास में देखा। बिसाइड यानी पास में। अब लेखिका कार में बैठकर कोचिन एयरपोर्ट की ओर निकल रही है, तो पास में उसकी मदर बैठी है। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। उसकी माँ की क्या कंडीशन है? डोज का मतलब ऊँघते हुए। नींद आती है ना, जैसे बुढ़ापे के अंदर शरीर के अंदर एनर्जी कम होती है तो जल्द ही एक थकान महसूस होती है और नींद जैसी स्थिति होती है। तो उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई है, डोज यानी ऊँघती हुई, नींद ले रही है। ओपन माउथ है, और उनका मुंह बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है। हर फेस एशन, उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल इस तरह से एशन हो गया है,
राख जैसा हो गया है, मतलब निस्तेज सा हो गया है, जिसके अंदर बिल्कुल ही तेज नहीं है, ऐसा चेहरा हो गया है। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, वो किस तरह से हो गया है? कॉर्प्स की तरह। कॉर्प्स का मतलब होता है शव, शव होता है जो डेड बॉडी होती है, उसे कॉर्प्स कहते हैं। तो लाइक का मतलब के जैसे, तो शव की तरह उनका चेहरा बिल्कुल ही निस्तेज सा हो गया है। लेखिका देखती है उनका चेहरा बिल्कुल ही निस्तेज सा हो गया है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि उनके चेहरे की तुलना किससे की गई है? कॉर्प्स से की गई, यानी शव से की गई है। और जहाँ तुलना की जाए, जहाँ असमान चीज़ों की तुलना की जाए और लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है, मतलब उपमा अलंकार। हिंदी में कहें तो उपमा अलंकार, इंग्लिश में कहते हैं सिमिली। तो यहाँ पर सिमिली का प्रयोग हुआ है। तो उसकी माँ ऊँघते हुए और मुंह खुला है उनका, और उनका चेहरा बिल्कुल ही निस्तेज पड़ा हुआ है। एंड रियलाइज विथ पेन, उन लेखिका के वो पेन का एहसास हुआ, रियलाइज किया उसने, एक दुख लगा उसको, एक पीड़ा पहुंची उसको। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुकड, कि लेखिका को ये लगा कि वो जितनी बूढ़ी दिखाई देती है उतनी बूढ़ी हो चुकी है। बट सुन, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, लेखिका ने उन विचारों को दूर रखा, मतलब उनसे वो बाहर आने का प्रयास करने लगी। उन विचारों में वो खोना नहीं चाहती थी और वो उन विचारों से दूर जाने का प्रयास करने लगी। एंड लुकड आउट, और फिर उसने उस दुख से बाहर आने के लिए क्या किया? लुकड आउट, उसने बाहर की तरफ देखा। अब बाहर की तरफ क्या था? देखिए, एट यंग ट्रीज, बाहर युवा पेड़ थे। स्प्रिंटिंग मतलब तेजी से चलते हुए, तेजी से दौड़ते हुए। अब स्प्रिंटिंग, पेड़ तो दौड़ नहीं रहे थे, कार चल रही थी, तो पेड़ दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो बाहर की तरफ यंग ट्रीज थे, युवा पेड़ है जो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, तेज गति से दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन, बाहर पर मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी और मैरी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। हैप्पी यानी खुश, बाहर हैप्पी चिल्ड्रन थे, बच्चे खुश थे। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पिलिंग आउट मतलब बाहर निकलते हुए, जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। लेखिका कार के अंदर जा रही है, बाहर देखती है तो पेड़ दिख रहे हैं और बच्चे घरों से बाहर निकलते हुए दिखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन फिर वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होती है, सुरक्षात्मक दृष्टि से जो जांच की जाती है, वो होने के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ यार्ड्स की दूरी पर खड़े रहते हुए, कुछ गज की दूरी पर, यार्ड्स का मतलब गज, कुछ गज की दूरी पर खड़े रहते हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने मेरी माँ की तरफ वापस देखा। एक बार तो उसने कार के अंदर देखा था, अब वो जब एयरपोर्ट पे आ गए और सिक्योरिटी चेक के बाद उसने अपनी माँ की तरफ वापस देखा। वेन पेल एज a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood fear, तो मुझे क्या दिखाई दिया? वेन, वॉन, ये WAN लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है? देखिए नीचे जो दिया गया है, जो यहाँ पर कलरलेस, इसका क्या मतलब है? कलरलेस। कैसी दिखाई दी वो? बिल्कुल ही कलरलेस, रंगहीन, जैसे उसका रंग ही उड़ गया हो। पेल का मतलब निस्तेज, जिसका तेज समाप्त हो गया हो, इस टाइप से वो मुझे दिखाई दी। एज अ लेट विंटर्स मून, वो कैसे दिखाई दी? लेट विंटर मून की तरह। यहाँ पर देखिए एज का प्रयोग हुआ है तुलना करने के लिए, एज का प्रयोग हुआ है तुलना करने के लिए। अभी मैंने कहा था कि लाइक और एज का जहाँ प्रयोग हुआ और दो असमान चीज़ों के बीच में तुलना हो, वहाँ सिमिली अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? सिमिली, यानी कि उपमा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर भी उपमा का उदाहरण है। तो वो बिल्कुल ही कलरलेस, यानी कि रंगहीन और निस्तेज दिखाई दी। किस तरह से? उसकी तुलना किससे की है? लेट विंटर मून। लेट मतलब गुजरते हुए, विंटर यानी सर्दी की ऋतु, मून यानी चंद्रमा। जैसे सर्दी की ऋतु जब गुजरने को होती है, यानी एंडिंग की ओर होती है, उस समय जो चंद्रमा होता है उसकी तरह उसकी माँ का चेहरा हो गया था। अब देखिए लेट विंटर मून कैसा होता है? लेट विंटर मून बिल्कुल ही, जिसके चेहरे की जो आभा होती है, जो चमक होती है, वो बिल्कुल ही खो चुकी होती है, वो बिल्कुल ही धुंधला पड़ चुका होता है, वो निस्तेज सा हो चुका होता है। तो सेम कंडीशन उसकी माँ की है, उसके चेहरे का वो जो तेज है वो
वो सारा समाप्त हो चुका है। इसलिए यहाँ पर उसके माँ के चेहरे की तुलना किससे की गई है? लेट विंटर्स मून से की गई है, ठीक है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उसकी माँ का जब लेखिका ने चेहरा देखा तो पुनः उसका जो ओल्ड फैमिलियर एक, उसका वो फैमिलियर यानी परिचित, एक यानी दर्द, परिचित सा दर्द वो वापस लौट आया। अब कौन सा वो परिचित सा दर्द था? ठेठ से वो सोच रही है कि उसकी माँ को खोने का डर, उसकी माँ को खोने का जो डर है वो उसका एक परिचित सा दर्द है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, मतलब बचपन से ही मुझे इस बात का डर था कि कहीं मैं मेरी माँ को खो न दूँ, वो ही डर अब पुनः जागृत हो गया। बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन फिर भी मैंने जो कुछ भी कहा वो ये था, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्द ही वापस मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ मैंने किया वो था स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, यानी मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। कहने का मतलब ये है कि मैंने मेरे मन के भावों को अपनी अम्मा के सामने प्रकट नहीं होने दिया। मेरे मन के अंदर जो ऊहापोह मचा हुआ है, जो डर का माहौल बना हुआ है, मेरी माँ को खोने के डर का जो माहौल मेरे दिमाग में बना हुआ है, उसको मैंने अपनी अम्मा के सामने, अपनी माँ के सामने प्रकट नहीं होने दिया। तो और उनके सामने केवल मैं उनको इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलते हैं, बस इतना ही कहा, और उनके सामने देखकर मुस्कुराती रही ताकि वो मेरे दुख से दुखी न हो। तो इस प्रकार ये आपकी पोएम है जिसका मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके सामने किया। आप एक बार इसको पुनः रिवाइज कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः इस वीडियो को देखिएगा, और कोई ट्रबल है, परेशानी है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि लेखिका कहाँ जा रही थी? वेयर वॉज द पोइट गोइंग, कहाँ जा रही थी? तो वो जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट। इस बात को याद रखना है। आई रिपीट, कोचिन एयरपोर्ट, ठीक है। किस डे की बात है? फ्राइडे मॉर्निंग। किस डे की बात है? फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। इसको अच्छे से याद रखना है, फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। उसकी माँ की तुलना किससे की गई है? तो एक बार तो उसकी माँ की तुलना की गई कॉर्प्स से। किससे की गई है? कॉर्प्स से की गई है, शव से की गई है, डेड बॉडी से की गई है। और दूसरी बार उसकी माँ की तुलना की गई है लेट विंटर मून से। किससे की गई है? लेट विंटर मून से की गई है, ठीक है। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, व्यवस्थित रूप से याद रखना है। और किस नाम से, अन्य नाम से ये लिखती है, माधवीकुट्टी नाम है इनका, वो भी याद रखना है। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कहाँ देखा? उस दुख भरी स्थिति से बचने के लिए लेखिका ने बाहर की तरफ देखा तो उसको क्या दिखाई दिया? तो बाहर की तरफ क्या दिखाई दिया? यंग ट्री स्प्रिंटिंग, एक नंबर, पहले नंबर पे क्या दिखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तेजी से दौड़ते हुए युवा पेड़, तेजी से दौड़ते हुए युवा पेड़। और नंबर 2 पे क्या दिखाई दिया? द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुश प्रसन्नचित बच्चे जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। ये चीज़ें उसको दिखाई दी, ठीक है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक सवाल जो पूछा जा सकता है कि लेखिका के मदर के चेहरे की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की गई? तो इसका आंसर यही है कि जिस प्रकार लेट विंटर मून जो होता है वो बिल्कुल ही कलर तेजहीन होता है, एक प्रकार से वैन एंड पेल होता है। कैसा होता है वो? वैन एंड पेल। कैसा होता है? वैन एंड पेल, मतलब कलरलेस और निस्तेज होता है। उसी तरह उसके माँ का चेहरा भी कलरलेस और पेल था, निस्तेज था, ठीक है। उसके बाद कई बार पूछते हैं कि यहाँ पर चाइल्डहुड फियर किसको कहा गया है? तो बचपन का डर कौन सा था? तो कौन सा डर था? टू द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर, ठीक है। इसी प्रकार फैमिलियर एक ने जो परिचित सा दर्द कौन सा? वो भी यही था, सेम टू सेम। उसकी माँ को देखकर लेखिका ने क्या किया? तो क्या किया? तो वो स्माइल किया। क्या किया? स्माइल, ये याद रखना है। और अपनी माँ को क्या कहा? ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार सवाल पूछते हैं। तो सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। तो इस प्रकार से इनको रिपीट करना है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा यह वीडियो, और किस टाइप के आप वीडियोस और चाहते हैं।
वो देखेंगे, और इससे नेक्स्ट जो पोइट्री है, पोइम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।